गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय भीम नमो बुधाय। तो कैसे हैं आप सब। हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात करा था एल्वियोलाई में गैसों का आदान प्रदान किस तरह से होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में किस तरह से काम करता है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। और एल्वियोलाई से पल्मोनरी वेन किस तरह से लेफ्ट ऑरिकल में ले जाता है ब्लड, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और आयोटा से फिर स्मॉल आर्टरी से होते हुए पूरे ऑर्गन में यानी कि पूरे होल बॉडी में ब्लड सप्लाई होता है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं पिछले टॉपिक को और ध्यान से देखते हैं। स्टार्टिंग से लोगों ने पढ़ा था जैसे एयर, पहले इन्वायरमेंट से क्या लेते हैं तो एयर कहाँ जाता है तो नोज में, नोज के थ्रू ही लेते हैं ना। नोज से कहाँ गया हमारा फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद क्या बताए थे, फेरिंग्स के बाद हमने बताया था आपका इपिग्लोटिस। क्या बताए थे इपिग्लोटिस, देन लैरिंग्स के बाद क्या बताए थे विंड पाइप, जिसको हम लोग साइंस के लैंग्वेज में क्या कहते हैं ट्रैकिया के बाद क्या बताया था ब्रोंकाई के बाद क्या बताया था ब्रोंकियोल्स के बाद क्या बताया था एल्वियोलाई में एल्वियोली। ठीक है, एल्वियोली के बाद क्या बताया था, कल हम लोग बात किए थे एल्वियोली में से कौन सा वेन निकलता है तो पल्मोनरी वेन। ठीक है, पल्मोनरी वेन से कहाँ तो लेफ्ट ऑरिकल या आर्ट्रियम में, लेफ्ट आर्ट्रियम से कहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका निकलता है आयोटा से कहाँ स्मॉल आर्टरीज में, स्मॉल आर्टरीज से क्या होता है पूरे ऑर्गन में यानी पूरे बॉडी में क्या होता है तो ब्लड का सप्लाई हो जाता है। ठीक है, हम लोगों ने कल इस पे बात किया था। इसमें ध्यान से देखिएगा, यहाँ एयर कहाँ से कहाँ तक है, देखिए एयर लिए नोज में। ठीक है, एयर कहाँ लिए नोज से कहाँ गया फेरिंग्स में, फेरिंग्स के बाद एपिग्लोटिस से बताए थे, उसके बाद कहाँ गया लैरिंग्स में, लैरिंग्स से फिर ट्रैकिया यानी विंड पाइप के बाद ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोल्स, फिर एल्वियोलाई। फिर देखिए जब ये एल्वियोली में आया तो क्या हुआ, देखिए यहाँ से इसको मिला ना ब्लड में क्या होगा सॉल्यूट हो गया यानी कि घुल गया। देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या रहा, ये एयर रहा, क्या रहा एयर। ब्रोंकियोल्स तक क्या रहा एयर ही रहा, नोज से फेरिंग्स बाद एयर। जो ही ये एल्वियोलाई में आया यानी कुपिका में आया, जिसको मिला ब्लड में क्या सॉल्यूट हो गया तो ऑक्सीजन। तो एल्वियोलाई से पल्मोनरी वेन क्या करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। फिर लेफ्ट ऑरिकल, हमने लेफ्ट ऑरिकल हार्ट के डायग्राम में बताया था, लेफ्ट ऑरिकल या लेफ्ट आर्टरियम से कहा जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा निकलता है, आयोटा से स्मॉल आर्टरी से पूरे होल बॉडी में यानी ऑर्गन में। यानी यहाँ से यहाँ एयर की बात हुई और एल्वियोली में जो आया, एल्वियोली से लेकर ऑर्गन यहाँ तक क्या गया O2 यानी ऑक्सीजन। समझ गए, यहाँ से देखिए एयर कहाँ से ब्रोंकियोल्स तक एयर आया और एल्वियोलाई कहाँ तक आया ऑर्गन तक। ठीक है,
समझ में आ गया होगा? नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जैसे आप लोगों ने टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम क्या, टाइडल वॉल्यूम ने क्या बोला, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम मतलब आप एक बार में कितना सांस ले सकते हैं, एक बार में कितना सांस ले सकते हैं उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो यहाँ होता है हमारा 500 ml यानी कि हाफ लीटर। ठीक है, हाफ लीटर। एक बार में हम टाइडल वॉल्यूम यानी कि एक बार हम कितना सांस ले सकते हैं उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या हो गया, तो 500 ml। ठीक है, अब देखते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी। टोटल लंग्स कैपेसिटी मतलब हमारे फेफड़े के पास कितनी कैपेसिटी है कि एक बार में सांस ले सकती है। ठीक है, टोटल लंग्स कैपेसिटी। ठीक है, तो टोटल लंग्स कैपेसिटी आपका होता है 6000 ml मिलीलीटर। तो 6000 ml को क्या हम 6 लीटर बोल सकते हैं, 6 लीटर। ठीक है, 6 लीटर टोटल लंग्स कैपेसिटी की बात मतलब हमारा फेफड़ा जो है, हमारा फेफड़ा जो है क्या, तो कितना मतलब एक बार में सांस ले सकता है, ये हो गया कितना 6000 ml मतलब कि 6 लीटर। ठीक है, अगर बात करी जाए कि पूरे एक दिन में, इन वन डे मतलब एक दिन में कितने गैसों का एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज नहीं, एक्सहेल और इनहेल होता है, कितने गैस हम लेते हैं पूरे दिन में, एक दिन की बात करी जाए तो कितना होता है 11,000 लीटर। ठीक है, 11,000 लीटर गैस क्या करते हैं, तो हमारा एक्सहेल और इनहेल होता है एक दिन में, एक्सहेल या इनहेल एंड एक्सहेल। ठीक है, कितना लेते हैं गैस और कितना छोड़ते हैं, तो बात करिए तो पूरे दिन में 1000। अगर पूरे दिन में हमारा ऑक्सीजन की बात कर जाए इन वन डे, अगर एक दिन में ऑक्सीजन कितना हम इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन क्या करते हैं, इनहेल ही ना करते हैं, इनहेल करते हैं, तो कितना करते हैं, तो इसमें हमारा जब जवाब होगा 550 ml, 550 ml नहीं लीटर, लीटर। ठीक है, क्या करते हैं, तो इनहेल करते हैं, क्या करते हैं, इनहेल गैस ऑक्सीजन जो है हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, लेते हैं। ठीक है, अगर बात करी जाए एक मिनट में, इन 1 मिनट कितने गैसों का एक्सहेल और इनहेल होता है, हमारा जवाब आता है 7 से 8 लीटर। 7 से 8 लीटर क्या करते हैं, एक्सहेल और इनहेल करते हैं, एक्सहेल एंड इनहेल करते हैं। ठीक है, किसी को इतना भी दिक्कत समझ में आया? टाइडल वॉल्यूम मानी एक बार में हम कितना सांस लेते हैं उसको 500 ml। टोटल लंग्स कैपेसिटी तो 6000 ml यानी कि 6 लीटर। और एक दिन में हम कितने गैस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो 11,000 लीटर। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एयर, पूरा एयर और ऑक्सीजन सब है कि क्योंकि इनहेल, जब इनहेल करते हैं तो बहुत सारा गैस आता है, एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, समझ गए ना, एयर लेते हैं तो कितना होता है 11,000 लीटर। और ऑक्सीजन की बात करें, एक दिन में ऑक्सीजन कितना लेते हैं, तो 550 लीटर। ठीक है, और एक मिनट में हम कितना एक्सहेल और इनहेल कर सकते हैं, तो 7 से 8 लीटर। देखिए यहाँ बोले टाइडल वॉल्यूम यानी एक बार में कितना ले सकते हैं, एक बार में और एक मिनट में अंतर है। ठीक है, समझ गए, इसमें डिफरेंस है, एक बार में हम कितना मतलब ले सकते हैं और एक मिनट में। ठीक है, इतना में किसी को दिक्कत, इसको रिमूव करते पहले, इतना में किसी को दिक्कत, कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है,
इसमें कंफ्यूज नहीं होना, एक बार में, एक दिन में, एक मिनट में, सब में डिफरेंस है। ठीक है, कितना है याद कर लेना, इसको याद ही करना पड़ेगा। अगर रिस्पायरेशन रेट की बात करी जाए, रिस्पायरेशन रेट कितना होता है? रिस्पायरेशन रेट कहीं कहीं आपको मिलेगा 12 से 15, कहीं मिलेगा आपको 12 से 16, कहीं मिलेगा आपको 16 से 20। ठीक है, अगर रिस्पायरेशन रेट की बात करी जाए, रिस्पायरेशन रेट आप एडल्ट में लिख सकते हैं 12 से 20, 12 से 20। इसमें आपका 16 से 20 भी हो जाएगा, 12 से 16 भी हो जाएगा। ठीक है, 12 से 20 इन एडल्ट, यहाँ किसकी बात हुई? तो एडल्ट की, एडल्ट में। ठीक है, एडल्ट में। अगर बच्चों की बात करी जाए तो बच्चों में रिस्पायरेशन रेट क्या होता है? ज़्यादा होता है। रिस्पायरेशन रेट क्या होता है? बच्चों में ज़्यादा होता है। बच्चों में क्या होता है कि 20 से 22 ब्रीथ पर मिनट, ब्रीथ पर मिनट। किसमें? चाइल्ड में लिख सकते हैं, बच्चों में। ठीक है, बच्चों में क्या होता है? एडल्ट अपेक्षा ज़्यादा होता है। ठीक है, ब्रीथ पर मिनट। ये रिस्पायरेशन रेट जो है तो एक लंग्स फंक्शन टेस्ट होता है, जिसमें एक इक्विपमेंट आता है, हमने बताया था आपको, एक बार रिवाइज कराते हैं। LFT मतलब, LFT का मतलब क्या बताए थे? लंग्स फंक्शन टेस्ट। लंग्स फंक्शन टेस्ट किसके द्वारा होता है? एक इक्विपमेंट होता है, जिस इक्विपमेंट का नाम होता है स्पायरोमीटर। क्या होता है? स्पायरोमीटर। ठीक है, ये इक्विपमेंट है जिसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, इक्विपमेंट। और जिस प्रोसेस से किया जाता है उस प्रोसेस का नाम क्या होता है? उस प्रोसेस का नाम होता है, देखिए ध्यान से देखिएगा, स्पायरोमेट्री प्रोसेस। स्पायरोमेट्री जिस प्रोसेस के द्वारा होता है लंग्स फंक्शन टेस्ट या PFT आता है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, उसको बोलते हैं स्पायरोमेट्री। और जिस इक्विपमेंट्स के यूज से होता है उसको बोलते हैं स्पायरोमीटर। ठीक है, इतना समझ गए? और एक चीज़ आपको बताना हम भूल गए थे, जैसे कि जब हम एल्वेलाई पढ़ रहे थे यानी कुपिका, तो बात किए थे कि गुब्बारे की तरह कौन उसको फुला कर रखता है? तो लेसीथिन। लेसीथिन को बात किए थे। जैसे लेसीथिन की एक बार रिवीजन हो जाए और कोई आपसे लेसीथिन के बारे में पूछे, तो लेसीथिन में हमने बताया था आपको क्या क्या होता है। लेसीथिन बताए थे, एक और नाम बताए थे, इसका अदर नाम क्या बताए थे? सरफैक्टेंट। अदर नाम इसका। ठीक है, सरफैक्टेंट। ये क्या करता है? तो सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, सरफेस एरिया इंक्रीज। ठीक है, और सरफेस टेंशन डिक्रीज, सरफेस टेंशन डिक्रीज। इतना आपको हम बताए थे। और बताए थे किस चीज़ का बना होता है? मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड का बना होता है, फॉस्फोलिपिड। देखिए एक महत्वपूर्ण बात, लेसीथिन कभी कभी क्या होता है, किसी इन्फेंट्स में एब्सेंट होता है, या लिख सकते हैं एब्सेंस ऑफ लेसीथिन इन इन्फेंट्स। इसमें इन्फेंट्स यानी शिशु में। ठीक है, तो उसको बोलते हैं, एक डिजीज होता है। अगर बच्चों में लेसीथिन एब्सेंस हो यानी अनुपस्थित हो, नहीं हो, तो उसमें एक डिजीज होता है जिसको शॉर्ट में RDS बोलते हैं।
आरडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आरडीएस का फुल फॉर्म होता है रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ठीक है। रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम क्या है? तो लेसिथिन का बच्चों में एब्सेंस होना है, यानी इन्फेंट्स में जब लेसिथिन एब्सेंट रहता है तो उसको बोलते हैं रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। समझ गए इतना? अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।